हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 12 में बेटा आज से हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपके जो टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सरल परिपथ। ठीक है, मतलब अब हम लोग सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम लिखते हैं यहाँ पर, वो है सरल परिपथ यानी सिंपल सर्किट। तो परिपथ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जैसे वैद्युत धारा के बारे में। वैद्युत धारा जो है वो आवेश के प्रवाह की एक दर है। ये आवेश का प्रवाह कहाँ से होता है? आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, अब ये विभव प्राप्त कहाँ से होता है? इस विभव को प्राप्त करने के लिए चाहिए होती है ऊर्जा। ठीक है, और ऊर्जा हमें साधारण कहाँ से मिलती है? अगर हम अपने घर में बात कर रहे हैं तो घर में भी धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी आवेश का प्रवाह हो रहा है। विभव यानी विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, और ये विभवांतर के लिए ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? सेल से। कहाँ से मिल रही है? सेल से। तो इसमें हम लोग सबसे पहली जो बात आज करने जा रहे हैं वो है सेल। सबसे पहली जो बात है वो है सेल। ठीक है, सेल क्या है? वैद्युत सेल क्या है? तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं, हम घर में टीवी का रिमोट यूज करते हैं, और टीवी के रिमोट टीवी की रिमोट में ऊर्जा प्राप्त यानी ऊर्जा देने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ सेल्स का उपयोग करते हैं, सेल का यूज करते हैं। वो जो सेल होते हैं वो अलग अलग अब साइज में बनने लगे हैं, तो हम कहीं भी ट्रिपल ए कभी डबल ए बोलते हैं, लेकिन ये जो सेल होते हैं इसमें दो छोटे से पार्ट होते हैं, दो सिरे होते हैं। पहला जो सिरा होता है, हम साधारण जो घर पे सेल यूज कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से बना होता है। इसमें से ये जो सिरा होता है, इस सिरे को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं धन ध्रुव। क्या बोलते हैं? धन ध्रुव। और ये जो होता है इट इज कॉल्ड निगेटिव टर्मिनल। यानी इस सिरे को बोलते हैं ऋण ध्रुव। क्या बोलते हैं? ऋण ध्रुव। ये फिजिकल इसका स्ट्रक्चर है, यानी जो हमें देखने में मिलता है। लेकिन अगर हम कभी अपने सर्किट्स में यूज करने जा रहे हैं तो हम सेल को इस तरह से एक बैटरी बना के दिखा देते हैं। ये बड़ा वाला सिरा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये छोटा वाला जो सिरा होता है वो नेगेटिव होता है। साथ में इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका परिमाण होता है। तो सेल के परिमाण को हम बोलते हैं कैपिटल ई, जो यहाँ पर जाना जाएगा विद्युत वाहक बल से। तो अब अगर पूछा जाएगा सेल क्या है, तो सेल जो है वो एक विद्युत वाहक बल का स्रोत है। सेल जो है वो विद्युत वाहक बल का एक स्रोत है। परिभाषित कैसे करेंगे तो बहुत ध्यान से समझना है। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और परिपथ में धारा की निरंतरता को बनाए रखते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी हमारे घर में अगर सेल जब तक चार्ज है तब तक हम लगातार उससे धारा का प्रवाह कर रहे हैं। जब वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम ये बोलते हैं अब ये सेल खराब हो गया है या इसे दोबारा चार्ज किया जाए। लेकिन जब तक वो सेल उस उपकरण में लगा है तब तक हम लगातार क्या करते हैं? उससे वैद्युत धारा का प्रवाह करते रहते हैं। तो ये सारी जो गुण हैं वो किस में पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं। सेल के लिए अगर हम बात करेंगे तो सेल में कुछ चीज़ें हमारे पास नोन होती हैं। जैसे सबसे पहले बात की इस सेल का परिमाण, तो इस सेल का जो परिमाण होता है उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल, और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से। किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। साथ में क्या होता है, हम जब कुछ बड़े सेलों की बात करते हैं तो बड़े सेलों में हमारे पास आ जाते हैं बैटरी। हम सबके घर में इन्वर्टर है, और इन्वर्टर को चलाने के लिए एक बड़ी सी बैटरी लगाई जाती है, और उस बैटरी के अंदर होता है लिक्विड। क्या होता है?
लिक्विड। तो जो ये लिक्विड होता है उसे हम लोग कहीं कहीं पर पानी डाल के यूज करते हैं, कभी एसिड डालकर यूज करते हैं। तो ये जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं उसका घोल। क्या बोलते हैं? सेल के अंदर घोल। और उस सेल के अंदर जो घोल होता है वो भी धारा के मार्ग में क्या करता है? एक रुकावट उत्पन्न करता है। यानी सेल के अंदर जो घोल होता है वो भी धारा के मार्ग में एक रुकावट उत्पन्न करता है। तो उस रुकावट सेल के अंदर उत्पन्न हो रही है, अर्थात वो सेल के अंदर का प्रतिरोध है। तो सेल के अंदर का जो प्रतिरोध होता है वो यहीं पर हम प्रदर्शित कर देते हैं इस तरह से R बनाकर। तो ये जो R हो गया है ये हो गया उसका आंतरिक प्रतिरोध। क्या हो गया? ये उसका आंतरिक प्रतिरोध। बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझ में आया कि सेल के भीतर उपस्थित घोल के द्वारा सेल धारा में बहने वाली या परिपथ में बहने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट या अवरोध को उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? तो पहली बात हमें केवल समझनी थी सेल क्या है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और परिवर्तित करके परिपथ में धारा की निरंतरता को बनाए रखती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका एक सिंबल था, इसका एक प्रतीक था जो आपको हमेशा याद रखना है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब सेल से क्या निकलता है? सेल से निकलता है जो नंबर 2 पॉइंट आएगा जिसे हम लोगों ने नाम दिया है विद्युत वाहक बल। ठीक है, EMF बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? EMF। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये EMF क्या है उसके लिए अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले सर्किट एक बनाते हैं और आपको बनाकर हम इसे सिखाते हैं। ठीक है, तो सर्किट यानी परिपथ बनाना अब आपको आ जाना चाहिए। ये हमारा परिपथ है और इसमें हमने जोड़ दिया ये सेल, और इस परिपथ को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम इससे धारा का प्रवाह भी नहीं कर सकते हैं। और परिपथ को पूरा करने के लिए लोड लगाया जाता है जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमारा जो प्रतिरोध है वो बाहर लगा है। ठीक है, अब इस प्रतिरोध में जब हम धारा का प्रवाह करेंगे तो इस प्रतिरोध में जितनी भी ऊर्जा खर्च होगी वो ऊर्जा कई अलग अलग तरह से निकलती है। यानी हम घर में जितने उपकरण यूज कर रहे होते हैं उन सारे उपकरणों में कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है और वही प्रतिरोध हमको उससे मिलने वाली ऊर्जा में प्राप्त होता है। जैसे बल्ब के अंदर जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध से हमें क्या मिलता है? प्रकाश। पंखे के अंदर जो प्रतिरोध होता है उससे हमें मिलती हवा, मिलती है ना। मोटर के अंदर जो बहुत बड़ा प्रतिरोध होता है उससे मिलती है आपको यांत्रिक ऊर्जा जिससे आप पानी चलाते हैं। प्रेस के अंदर जो प्रतिरोध होता है, इस्त्री के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो आपको क्या देती है? हीट। हीटर के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो भी आपको क्या देती है? हीट। फ्रिज के अंदर जो प्रतिरोध होता है उससे क्या मिलती है आपको? ठंडक। तो ये सारे जो उपकरण हैं इन सारे उपकरणों में बनाता है प्रतिरोध, और जिसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसका लोड उतना ज़्यादा होगा, और जिसका लोड ज़्यादा होगा उसमें ऊर्जा का खर्च भी ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए हम आते हैं इस परिपथ में, और इस परिपथ को हमने अभी बना लिया है। और इस परिपथ को जब हमने बना लिया है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेल का ये जो मान है, परिमाण है, वो बन गया E क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी विद्युत वाहक बल है। अब हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे उसको आपको देखना है। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे? एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाह करने में किए गए कुल कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बात समझनी है अभी। ये आवेश निकलेगा कहाँ से? ये आवेश निकलेगा सेल से। कहाँ से निकलेगा? सेल से।
तो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से यानी ऋणात्मक ध्रुव से आवेश निकलेगा और एक कूलाम आवेश यहाँ से निकलकर जब पूरे परिपथ में होते हुए सेल के भीतर आ जाएगा, तब उस एक कूलाम के द्वारा जितना भी काम करना पड़ेगा वो पूरा कार्य जो होगा वो कहलाएगा ईएमएफ। अगर वो क्यू आवेश है तो उसका ईएमएफ क्या हो गया, E बराबर W/Q। ये वही परिभाषा है जो आपने वैद्युत विभव में पढ़ी थी कि एक कूलाम आवेश को या एक कूलाम परीक्षण आवेश को आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आ रहे थे, तो जो विभव उत्पन्न कर रहे थे वो आपका विभव था। यहाँ पर एक कूलाम आवेश को बैटरी सहित या सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाह करने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो पूरा कार्य आपका बनेगा ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल। अगर पूछता है तो यहाँ से दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है मात्रक, तो भाई W/Q का जो मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसी को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम भी। तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हमारे पास जो है वो क्या बताता है, विभव के बारे में ही तो बताता है। अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी क्या है, एक प्रकार का विभव है। लेकिन ये विभव आपको कब प्राप्त हो रहा है, सेल से प्राप्त हो रहा है, यानी सेल का विभव है। क्लियर हुआ। अच्छा, फिर पूछेगा आपसे इसकी विमा पूछेगा, तो भाई इसकी विमा निकाल के बता दो। W की विमा क्या होती है, W/Q से W की विमा होगी mL² T⁻², अपॉन में Q की विमा क्या होगी AT। तो इसकी विमा हमको क्या मिलेगी, mL² T⁻³ और A⁻⁻1। ये किसकी विमा आ गई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यानी E की। यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि कार्य ज्ञात करना है तो W बराबर हो जाता है E/Q। और कई बार हम जानते हैं कि Q बराबर क्या लिख सकते हैं, IT। अर्थात W बराबर हम लिख सकते हैं EIT भी। ये EIT क्या है, इसे हम लोग कहेंगे कुल कार्य। क्या कहेंगे, कुल कार्य। ये क्या है, कुल कार्य है। और ये कुल कार्य किसके द्वारा किया गया है, ये कुल कार्य किया गया है आवेश के द्वारा। आवेश कहाँ से चलना प्रारंभ होता है, सेल के ऋणात्मक ध्रुव से, और पूरे परिपथ में चलकर जब ये इसके धन ध्रुव में प्रवेश करता है तो इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। और जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो ये क्या बनाता है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाता है। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके अच्छे से ये आप परिभाषा लिख लीजिए, मात्रक लिखिए, विमा लिखिए, सर्किट भी बना लीजिए। फिर पढ़ते हैं हम इसके बाद अगली परिभाषा। ठीक है, ठीक है। तो दो बातें पढ़ ली, पहला पढ़ लिया सेल, दूसरा पढ़ लिया इसका विद्युत वाहक बल। तीसरी जो बात है वो है टर्मिनल विभवांतर। उसे कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, इसको E से प्रदर्शित कर रहे थे और इसको V से। ध्यान से, टर्मिनल विभवांतर के लिए फिर से हम वही परिपथ बनाते हैं जो भी हम लोगों ने बनाया है। ये E हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, R हो गया, यहाँ से धारा नहीं और यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर जो लोड लगा है वो लोड क्या है, R, यानी प्रतिरोध जो है वो क्या है, लोड है। और इसके दोनों बिंदु या दोनों सिरे जो है वो A और B। ठीक है, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को प्रवाह करने में किया गया कार्य बनता है विभवांतर। यहाँ पर बनेगा टर्मिनल वोल्टेज। क्या बनेगा, टर्मिनल वोल्टेज। यानी लिखेंगे परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को प्रवाह करने में किए गए कार्य को टर्मिनल
वोल्टेज, जिसे हमने यहाँ टर्मिनल विभवांतर में लिखा है, कहते हैं। अब बात करेंगे तो इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अब छोटी सी बात यहाँ पर देखते हैं, कहता है E जो था वो कुल था, ठीक है, लेकिन कुल से V का मान क्या होगा, कम, क्योंकि इतने पार्ट में जो ऊर्जा खर्च हुई वो अलग है, ठीक है, उसे अलग करते हैं। तो इस परिपथ में हम टर्मिनल विभवांतर निकालेंगे तो W या V इक्वल W एक्सटर्नल अपॉन क्या आ जाएगा, Q। ये एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल बेटा ये प्रतिरोध बाहरी है, ये बाहर प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इस पर जो कार्य होगा वो भी बाहर होगा। अर्थात अगर कभी कभी आपसे बोलता है W एक्सटर्नल की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये आएगा V इंटू Q, जिसे आप VI यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर बोलेगा इसका मात्रक और विमा, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता है। मात्रक होगा इसका वोल्ट और विमा हो गया ml स्क्वायर T⁻³ A की पावर -1, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो और इसे लिखो। फिर अभी हम आपको एक छोटा सा रिलेशन बता रहे हैं, उसको देखना है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास एक वैद्युत परिपथ है और हमारे पास जो वैद्युत परिपथ है उसमें इस बार एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग अलग लोड लगे हुए हैं। यानी ये लोड क्या है, R1, ये लोड क्या है, R2, और ये लोड क्या है, R3, ठीक है। और इन तीनों के लिए हमने एक बैटरी का यूज कर लिया, जिसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इससे कुल जो है वो कितना विद्युत वाहक मिल रहा है, E। और जब इस E से आवेश जा रहा होगा तो इस R1 के बीच में जो कार्य किया होगा वो मान लिया W1, और इस R2 के बीच में जो कार्य किया होगा वो W2, और इस R3 के बीच में जो कार्य किया होगा वो होगा W3, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुल कार्य जो E के लिए किया गया होगा वो W1 + W2 + W3 के बराबर है। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, परिपथ में कुल कार्य, परिपथ में कुल कार्य, और परिपथ में जो कुल कार्य हो गया वो हो गया W = W1 + W2 + W3। अब यहाँ से जो आवेश गया वो आवेश तो Q है, और वही आवेश R3 से गया, R2 से गया, R1 से गया, और लौट कर वापस पॉजिटिव टर्मिनल में आ गया। यानी अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कुल आवेश हमारे पास कितना है, कुल आवेश है हमारे पास Q। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, विद्युत वाहक बल निकालिए जरा, विद्युत वाहक बल यानी E बराबर क्या होगा, कुल कार्य बटे प्रवाह आवेश, ठीक है। तो कुल कार्य आपने क्या लिखा अभी, W1 + W2 + W3, और कुल आवेश आपके पास कितना है, Q, ठीक है। इसी को हम W1/Q + W2/Q और +W3/Q भी लिख सकते हैं। अब देखो भाई जरा कि इस W1 के लिए अगर हम बनाएंगे तो V1 बनेगा, इस W2 के लिए बनाएंगे तो V2 बनेगा, और इसके लिए बनाएंगे तो V3 बनेगा ना। तो यहाँ पर E इक्वल क्या आ गया, V1 + V2 + V3। अगर मान लो इससे भी ज़्यादा और भी इसमें लोड लगे होते तो हम बोल सकते थे +... यानी जो कुल विद्युत वाहक बल होता है वो सभी टर्मिनल वोल्टेज के योग के बराबर होता है। ये एक सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, ओके।